तेजी से बदलते दौर में इंटरनेट के बिना जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज हर जगह कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल हो, दफातर हो, कारोबार हो, बैंकों का निजाम हो या एक जगह से दूसरी जगह का सफर, जिंदगी का कोई मैदान ऐसा नहीं जहां कंप्यूटर या इंटरनेट का दखल ना हो। जितनी तेज रफ्तार से टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में पैर पसारे हैं, उसी तरह इससे जुड़े कुछ ऐसे जराइम भी मंजर आम पर आए हैं जो हर शख्स को हैरत में डाल देते हैं। लोगों को कारोबार, लेन देन और जाती तौर पर इंटरनेट के जरिए नुकसान पहुंचाने का नाम है साइबर क्राइम। क्राइम की अकसाम में एक किस्म साइबर क्राइम की भी है। साइबर क्राइम एक ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। साइबर क्राइम के तहत कंप्यूटर के सहारे हैकर्स किसी को भी जानी और माली दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जुर्म की इस दुनिया में किसी के राज की पासदारी भी की जा सकती है और किसी के राज को फाश भी किया जा सकता है। इस जुर्म की रसाई किसी मुल्क की सरहद तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला शख्स इसका शिकार बन सकता है। रोजमर्रा की जरूरतों में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होती रहती हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करते वक्त हमारा डेटा पल पल इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। इसी डेटा ट्रांसफर के दौरान कब आपके साथ फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक या आपका डेटा चोरी हो जाए, कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान में साइबर क्राइम से जुड़े मामलात को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत देखा जाता है। साइबर क्राइम मुख्तलिफ नौयत के होते हैं, जैसे ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर ग्रूमिंग। साइबर क्राइम की ये सभी अकसाम मुल्क के कोने कोने में हर वक्त सरगर्म अमल हैं। लिहाजा हम सभी को बड़ी होशियारी के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2020 में 50,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कुछ ऐसे भी साइबर क्राइम हैं जो बहुत पहले ही चले आ रहे हैं, जिनमें साइबर डिफेमेशन, डिजिटल फोर्जरी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। साइबर क्राइम के शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने सिस्टम को वक्त वक्त पर स्कैन करते रहना चाहिए। होम मिनिस्ट्री के साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के तहत काम करने के लिए सन 2020 में 14C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तश्कील अमल में आई, जिसका मकसद साइबर क्राइम को हर महाज पर खत्म करना है। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। जी हाँ, जितनी तेज़ी से हम डिजिटल इंडिया की जानिब बढ़े हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर क्राइम की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आज की इस पेशकश में हम साइबर सिक्योरिटी के मैदान में बढ़ते चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्ट भी हैं और हिंदुस्तान के मारूफ वकील भी हैं पवन दुग्गल साहब, और हमारे दूसरे आज के मेहमान हैं साक्षार दुग्गल साहब। और इसके साथ ही हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, यंग हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, और हमारे आज के जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी उनके सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा। और आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल मेरा पवन दुग्गल सर से है कि सर, जब हम इस कानून की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करते हैं, तो आखिर क्या है ये कानून? इसको एक कॉमन मैन और वीवर जो हमारा नाज़िर इस वक्त देख रहा है, वो किस तरह से समझे आखिर क्या है ये कानून? देखिए, अगर आप भारतवर्ष में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी हर गतिविधियां एक विशिष्ट कानून के तहत आ जाती हैं। वो है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। अब ये कानून हम लोगों ने 22 साल पहले बनाया था। उस ज़माने में फोकस अलग था। फोकस था कि कहीं ना कहीं भारत को ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। हम लोगों ने कानून तो बनाया, लेकिन जब संसद ने कानून बनाया, किसी को मालूम ही नहीं था कि संसद क्या कानून बना रही है और वो किस तरीके से हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाने वाला है। किसको मालूम था सन 2000 में
कि 22 साल बाद या 20 साल बाद कोविड-19 आने वाला है, जिसने हम लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल उठक बैठक करके बदल देना है और डिजिटल माध्यम को जीवन का हिस्सा बना देना है। और आज तो हालत ऐसी हो गई है कि अगर आप भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों को का वर्णन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, तो उन तीनों में से ये कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आज आप कुछ भी करना चाहें जो डिजिटल माध्यम से डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम से डील करता है, तो वो केवल यही एकमात्र कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इतना विशाल हो गया है कि अब इस कानून के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे सब डिसिप्लिन आने शुरू हो गए हैं। आधार का कानून आया है, अब धीरे धीरे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, साथ ही साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आने वाली है। तो एक बहुत बड़ा छाता बनकर आ गया है। यानी आप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर सबसे अहम पहलू बन करके सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आप साक्षात cyber जी, जैसे सर ने भी कहा कि हम 22 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं और आपने भी देखा, बल्कि आपने तो काफ़ी कुछ उस पर रिसर्च भी की है। कोविड की जब बात करते हैं तो आखिरकार इस नए कंटेक्स्ट में, इस नए दौर में क्या कुछ नए चैलेंजेस सामने आ गए हमारे? देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मैं स्टूडेंट से भी पूछना चाहूँगा, आप लोगों को आईटी एक्ट पता है थोड़ा बहुत कि आईटी एक्ट क्या डील करता है? 2-3 टेक्नोलॉजीज़ जिनका मैं नाम लूँगा जो कोविड-19 के बाद आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स एंड साइबर सिक्योरिटी में बहुत नए नए पहलू सामने आए हैं। तो आपको लगता है ये हमारे आईटी एक्ट में कवर्ड है? नहीं है। तो मेरा सिर्फ पहला यही क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारे इतने कोविड-19 के बाद साइबर सिक्योरिटी में इतने नए चैलेंजेस आए हैं, हर कंपनी एक फिगर कहती है कि हर 10 मिनट में एक कॉर्पोरेट को साइबर सिक्योरिटी अटैक का सामना करना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत नई नई टेक्नोलॉजी बहुत नई स्पीड से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लॉ को भी उसी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही कि उसमें मैच करना पड़ेगा और इसी मैच करने के दौरान में हम ये देखते हैं 22 साल का ये लंबा एक अरसा है। आपसे पहले भी बातचीत होती रही है इसी कानून के ऊपर। 20 में क्या ज़रूरत थी जब आया, उसके बाद अब 22 में क्या ज़रूरत है, और 22 साल पहले जब आया तब क्या ज़रूरतें थीं? जब 2000 में हमने कानून बनाया था तब उद्देश्य बहुत साफ था। भारत दुनिया के पहले अग्रणी राष्ट्रों में से होना चाहता था जो ई कॉमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाए। एक्चुअली 1997 में संयुक्त राष्ट्र ने, उनकी जनरल असेंबली ने एक कानून पारित किया। उसका नाम था यूनिवर्सल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और वो कहा कि साहब ये मॉडल लॉ है, हे राष्ट्र आप लोग जो अपने राष्ट्रीय कानून बनाना चाहते हैं इस मॉडल को आधार बनाते बना लीजिए। उसको आधार बनाते हुए हमने कानून बनाया। कानून उस वक्त जल्दी ये थी कि भाई भारत में ई कॉमर्स को हमें बढ़ावा देना है, इसलिए बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे, चलिए कानून बनाते हैं। कानून बन गया और ये कानून जब पारित हुआ तो पूरी दोनों संसद के दोनों सदनों में कोई बहस नहीं हुई, बिना डिस्कशन ये कानून, क्योंकि टेक्निकल कानून था, पारित हो गया। फिर कुछ साल गुजरे, मोबाइल की क्रांति बहुत बड़ी पैमाने पर आ गई, लेकिन 2000 में मोबाइल आ चुका था, लेकिन तब भी हम लोगों ने इस कानून में मोबाइल को कवर नहीं किया था। लेकिन फिर 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। मुंबई अटैक्स होने के बाद सबको सुनिश्चित हो गया कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। सर ठीक है, उस वक्त मोबाइल कवर नहीं किया, लेकिन उस वक्त मोबाइल से सिर्फ बातचीत हुआ करती थी और आज के दौर में तमाम लेन देन जो है मोबाइल से हो रहा है। तो ये नए जो चेंजेस आए हैं और उसके बावजूद क्राइम के अंदर क्या कुछ कमी आ पाई है? क्योंकि अभी जो डेटा हम देख रहे हैं, सिर्फ इस साल के शुरुआती 2 महीनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केसेस थे, पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। तो हम कहाँ मुकाबला कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग एक राष्ट्र हैं जो सो रहे हैं, अपनी नींद से उठे नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि चलिए हम लोग अपनी मस्ती में चल रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स भी हमारे पेस के अनुसार चलेगी। वास्तविकता ऐसी नहीं है। साइबर क्राइम हमारे साथ पिछले 50 सालों से चल रहा है। लेकिन सर अभी पिछले दिनों होम मिनिस्टर ने भी इस बात को माना है कि एक बड़ा थ्रेट है, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो यानी सरकार भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, जैसे डिजिटल इंडिया की अगर वो बात कर रहे हैं, तो उनकी भी कोशिश ये है कि हम एक सिक्योर, हमारे पास एक होना चाहिए डेटा भी और सब कुछ। भारतीय सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए बहुत ठोस कारगर कदम उठा रही है। सरकार ने समझ लिया है कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुका है कोविड-19 के बाद। तभी उन्होंने एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन शुरू करी है 1520 या 155260, जहां पर आप ऑनलाइन, जैसे ही आपको साइबर क्राइम होता है, आप कॉल करिए और आपकी कॉल पुलिस अधिकारी उठाएंगे
और अगर आपका पैसा बैंकिंग पाइपलाइन में है तो उसे फ्रीज करेंगे ताकि आपके पैसे का संरक्षण हो सके। साथ ही साथ सरकार ने एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in। आप अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। यानी आप ये मानते हैं कि अब रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है पहले के मुकाबले के 100% रिपोर्टिंग होनी चाहिए? देखिए, अब रिपोर्टिंग पहले होगी, उसके बाद ही आप कार्रवाई करेंगे। 2003 में भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन हुआ था जिसमें सजा हुई थी और उस मुकदमे में मैं वकील था कंप्लेनेंट का। जब ये कन्विक्शन हुई हमें बहुत हर्ष हुआ, लगा कि अब बहुत और कन्विक्शंस होने वाली हैं। कुछ कन्विक्शंस हुई, लेकिन 2008 के संशोधनों में थोड़ा बहुत अपने उद्देश्य से भटक गए। हमने क्या किया, अधिकांश साइबर क्राइम्स को बेलेबल बना दिया। अब इंडिया में क्या होता है, जुगाड़ की बात होती है। एक बार आपने चीज को बेलेबल बना दिया और आप बेल लेकर बाहर आ गए, आप पहले क्या करेंगे, अपने विरुद्ध जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर आपके विरुद्ध कन्विक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। तभी 2009 से लेकर अब तक एक अकाल सा रखा है साइबर क्राइम कन्विक्शंस का, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत हो रही है। हर राज्य में उन्होंने साइबर क्राइम सेल्स बना दिए हैं और अब तो ये हालत है कि आप घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए अपने साइबर क्राइम को न केवल दर्ज कर सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि क्या एक्शन हुआ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबकी मदद के लिए आ गया है। उसने अपनी नोटिफिकेशन निकाली है कि साहब, अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा निकलता है और वो पैसा आपकी वजह से नहीं निकला, तो आप पहले 72 घंटों में लिखत में शिकायत करिए बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को। और अगर आप पहले 72 आवर्स में शिकायत करते हैं तो आपका एक पैसा भी आपकी जेब से नहीं आएगा, बैंक सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस डालेगा। वो दूसरी बात है कि बैंक आपको जलेबी की तरह घुमा सकता है, लेकिन अगर आपकी पैरवी अच्छी हुई तो लाजमी सी बात है आपको पैसा मिल जाएगा। तो सरकार, जहां हम इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं वहां पर ये केसेस की जिस तरीके से बात आई कोविड में, मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि एक तरफ भारत कोविड से लड़ रहा था और दूसरी तरफ साइबर जो हमारा क्राइम थी उनकी तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ी। साक्षात जी, क्या वजह थी कोविड के दौरान इतनी तेज़ी से बढ़ने की? क्या ऐसे मामला सामने आए? देखिए, बहुत ही सरल सी बात है। साइबर क्राइम्स पहले भी होते थे, लेकिन अब जैसी कोविड आया, साइबर क्रिमिनल्स को पता था कि अब एक बहुत अच्छी, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम एक के बाद एक क्राइम्स कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो सरकार थी वो लाजमी सी बात है कि वो पहले कोविड को देख रही थी, पहले कोविड केसेस की तरफ उनका ध्यान था और जब तक वहाँ ध्यान था तब तक साइबर क्रिमिनल्स ने अच्छा खासा अपनी, जिसे कहते हैं, फुटिंग जमा ली। एंड एक के बाद एक क्राइम्स होते गए, अलग अलग टाइप के क्राइम होते गए। एंड सबसे, जिसे कहते हैं, सबसे जो मेजर बात ये है, हम सबके पास ये था, आज भी है, लेकिन कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त हमारा यही था। हाँ। सबके पास। तो साइबर क्रिमिनल्स ने इसी का फायदा उठाया। हाँ, इंसान तो एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा करीब जो था वो यही था और इसी के जरिए तमाम काम हो रहा था। और वही बात है। एंड सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबके पास ये होता ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता कि हम डील कैसे करें। आज किसी का छोटा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है तो हमें पता नहीं हमें क्या करना है। हमें लॉ पता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें कि उनसे डील कैसे करना है जब एक्चुअली कुछ ऐसी घटना हो जाए, करना क्या है, तो उसकी आई थिंक अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जी, अवेयरनेस के लिए आज का ये प्रोग्राम हमने किया है ताकि हमारे साथ आप जैसे सीनियर लोग हों, एक्सपर्ट्स हों, बच्चे हों और पता लगे कि आखिर उस वक्त में क्या किया जाना चाहिए। अब सेशन जो है स्टूडेंट्स की तरफ जाएगा कि जो लोकल स्टूडेंट हैं सवाल करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके सामने दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आप सवाल अपने करें। सर, जैसे अभी आपने कहा कि कोविड के टाइम पे केसेस इंक्रीज़ हुए थे, वही चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यस, कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे। उसका रीज़न आपने अभी बताया कि जैसे हम लोग तो फिर भी एक बारी को बिज़ी थे अपने कोविड के केसेस हैंडल में करने में, घर वालों को देखने में, अपनी सेहत का ध्यान रखने में। लेकिन एक और चीज़ थी कि अवेयरनेस की बात जब आती है, अवेयरनेस हो भी 72 आवर्स के बीच आपने कहा सर कि 72 आवर्स में अगर हम करते हैं कंप्लेन तो बैंक हमारा पैसा रिफ़ंड कर देता है। लेकिन सर उनका क्या, जिनके जो मोबाइल में ट्रांजैक्शन देखना ही नहीं जानते, जो जाके बैंक में अपनी पासबुक अपडेट करा लेते हैं। मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की बात करूंगी। माय फादर इज़ नॉट दैट मच लिटरेट कि वो जाके फ़ोन में से ट्रांजैक्शंस देखें या वो करें। पवन सर, देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा दायित्व सबका बनेगा कि हम सब साथ मिलकर ना केवल अपने परिवारजन, अपने मित्रगण, बल्कि अपने जो सोशल सर्कल को सेंसिटाइज करें। जागरूकता एकमात्र ही रास्ता है, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आगे बहुत ज़्यादा आप सफल नहीं होने वाले। हुआ क्या है कि कोविड-19 के आने के बाद आपको भंवर में फेंक दिया गया है
और आपको तैरना नहीं सिखाया गया है, लेकिन वो समय था, वो समय की डिमांड थी, इसलिए हमें ये डिजिटल फॉर्मेट इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार बहुत सारे आजकल डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम कर रही है, बट साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप क्लासेस अटेंड करें, बट अपने आसपास से बात कर सकते हैं। अब परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ा है तेजी से, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि आपके परिवार में वो लोग जो ज़्यादा नहीं जानते मोबाइल का इस्तेमाल करना, उनको भी आप अलर्ट करें, उनको सिखाएं कि किस तरह से कुछ मैसेज आ जाता है, या फिर वो कमांड आपको अपने हाथ में लेनी होगी। मैं अगला सवाल ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। जी आप फरमाइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं। मैं अभी एक चीज़ मेंशन करी थी 72 आवर्स वाली, आई गेस वो 10 डेज़ भी हो गई है। एंड नो डाउट हर ईयर केसेस बढ़ ही रहे हैं। एंड एविडेंसेस की भी बात करें तो सर एविडेंस आपकी की बात है कि बेल पर आके ख़त्म हो जाते हैं, तो सर वो केसेस पेंडिंग ही रह जाते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है सर? वो तो पेंडिंग ही रह जाएंगे जिनके एविडेंसेस डिलीट हो गए एंड द पर्सन इज ऑलरेडी आउट ऑफ द जोन, दैट जेल जोन। आज 2022 में मैं 2002 का एक साइबर क्राइम का मुकदमा कर रहा हूँ। 20 साल हो गए, अभी तक पहला लेवल चल रहा है, दूसरा लेवल नहीं पहुँचा। तो देखिए प्रॉब्लम है कि आज अगर आप साइबर क्राइम में सज़ा के मामले में सज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास ठोस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होना चाहिए जो साइबर क्रिमिनल्स को साइबर क्राइम के साथ जोड़े। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लैंडमार्क फैसला दे दिया है जो जुलाई 2020 में अर्जुन पंडित राव खोडकर बनाम कैलाश घोरंट्याल, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर आप इंडिया में भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, तो आपको सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिल्कुल वेस्ट पेपर बास्केट मटेरियल हो जाएगा। तो अब आवश्यकता है कहीं ना कहीं भारत को डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की। क्यों हुआ क्या है कि कोविड-19 में एक जामतारा होता था, जामतारा में सारे लोग साइबर क्राइम करते थे। कोविड-19 में जैसे लोगों की नौकरियां निकली, लोगों को लगा कि चलिए पैसे आपको कमाने का एक और नया तरीका बनाते हैं, जामतारा मॉडल को अपने यहाँ अपनाते हैं। तो जामतारा मॉडल मशरूमिंग की तरह चारों ओर फैलने लग गया। आज आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, लोगों को लगता है कि मैं जो साइबर क्राइम से पैसे कमा सकता हूं वैसे नहीं कमा सकता। तो हमें डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, हमें कानून में संशोधन की ज़रूरत है ताकि आप डिटेल्ड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेकर आएँ, ताकि ये ना हो कि भैया आप बाहर बेल से निकले, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया और कहानी खत्म। नहीं, उसके लिए भी सरकार की जो है मुसलसल कोशिश चल ही रही है। वो एक ही छतरी के नीचे तमाम कानून लेकर के आना चाहते हैं ताकि जितने भी ये मामला हैं उनको कवर किया जा सके। जी आजकल न्यूज़ में बहुत एक आइटम आ रहा है जहाँ पे एक यूएस सेनेट में देयर वाज अ ट्विटर विसल ब्लोअर। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कहा था कि ट्विटर जो इंडिया में चल रहा है वहाँ पे उन्होंने फोर्स किया था फॉर गवर्नमेंट्स टू बिकम एम्प्लॉयज़। इट इज़ बिलीव्ड कि वो शायद नोडल ऑफिसर्स की बात कर रहे थे जो आईटी रूल्स के अंदर दिया गया है, दैट इज़ अ स्पेकुलेशन। बट हाउएवर जो आईटी एक्ट है और उसके जो रूल्स हैं उनका इंटरमीडियरी से जो रिलेशन है वो एक तरफ से ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड क्रिटिसाइज होता है बिकॉज हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो रहा है ऑन द इंटरमीडियरीज। सो इज़ इट अ फेयर रेगुलेशन, इज़ इट अ फेयर रूल? जो आगे की एक्ट आनी है इंटरमीडियरीज को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इन अ वे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बैलेंस हो, डेटा भी सिक्योर है और क्राइम प्रिवेंशन भी हो? भारत जो है हमेशा से अपनी एक अलग नई पहचान बनाता है। तो भारत ने जब ये कानून बनाया तो उस ज़माने में इंटरमीडिएट लाइबिलिटी नहीं, नेटवर्क सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर लाइबिलिटी होता था। 2008 में हम लोगों ने इंटरमीडिएट लाइबिलिटी का नया प्रोविजन सेक्शन 79 डाला। अमेरिका में तो कहानी है कि साहब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम आपको पूरी तरीके से एक लाइसेंस देते हैं, आप एक पाइप प्रोवाइडर हैं और पाइप के अंदर कितना पानी जा रहा है, कौन सा जा रहा है, उसकी आपकी जिम्मेवारी नहीं है। भारत ने कहा कि मैं कंडीशन थोड़ी बदलता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाय एंड लार्ज हम आपको थर्ड पार्टी डेटा के लिए लाइबल नहीं बनाएंगे, प्रोवाइडेड आप 2-3 चीज़ें करें। आप आईटी एक्ट और आईटी रूल्स का पालन करें, ड्यू डिलिजेंस करें, कानून का उल्लंघन ना हो उसके लिए कदम उठाएं, और जब जब सरकार आपको बोले कि ये इलीगल कंटेंट आ गया है इसको रिमूव करिए, आप करें। अब सरकार ने देखा कि 2008 से लेकर 2021 तक ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये कानून का पालन करने ही नहीं लगे। एक्चुअली 2015 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम इंटरमीडियरी बने रहो, तुम जज मत बनना, तो इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, अदालत से ऑर्डर आए या सरकार ऑर्डर करे तब कुछ कदम उठाना, वरना कुछ मत उठाना। तो उसके आड़ तले ये साइबर जितने भी इंटरमीडियरीज थे वो एक तमाशबीन बन गए, स्पेक्टेटर बन गए। मेरे यहाँ आग लगी हुई है, नो प्रॉब्लम,
बट मैं चुपचाप बैठा हूं बिकॉज आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब कुछ मत करिए। तो जब सरकार ने देखा कि साहब ये लोग तो लगातार कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए 25 फरवरी 2021 को सरकार ने नए रूल्स लेकर आए। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2021। अब इन रूल्स में सरकार ने चीज़ें थोड़ी सख्त कर दी और कहा कि साहब अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस पैरामीटर्स का पालन करें, नहीं पालन करेंगे तो दंडनीय अपराध है, इसके तहत आप फिर मुकदमे हो सकते हैं आईटी एक्ट में, पीनल कोड में। साथ ही साथ जो कानून आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है वो आपसे छीन लिया जाएगा। अब वो सडनली इंटरमीडिएट्स को लगने लगा ओहो ये तो हवा पानी बदल रही है और ये तो काम खराब है, इसलिए वेस्ट में तो शोर मचने लगा कि भारत वाला लॉ जो है खराब है और भारतीय सरकार बहुत कंट्रोल कर रही है। बट एक्चुअली स्पीकिंग भारतीय सरकार ने जो किया है भारत के हितों को देखते हुए, भारतवासियों के हितों को देखते हुए किया है। क्यों? क्योंकि जितने फॉरेन इंटरमीडिएरीज थे वो आपकी बात मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हम आपकी कंट्री में आएंगे, आपकी मार्केट की मलाई भी खाएंगे, लेकिन आपके कानून का पालन नहीं करेंगे। अब वो बात तो कहीं ना कहीं इसका हजम नहीं की जा सकती, इसलिए अब आईटी रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। और सख्त भी क्या है, वो कुछ ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि साहब कानून का पालन करिए, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स अपनाइए। जब आपको कोई व्यक्ति शिकायत करे, अभी पहले क्या होता था आप शिकायत करें, अब महीने गुजर जाएंगे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब सरकार ने कहा कि आप कोई शिकायत करे 24 घंटे में आप उसको एक्नॉलेज करिए, 15 दिनों में उस शिकायत का आप निवारण करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर कानूनी का परिस्थितियां हो सकती हैं। सर स्थिति कहाँ तक पहुंची? अगरचे इन इंस्ट्रक्शन के बावजूद केसेस की तादाद अगर तेजी से बढ़ रही है तो कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हमसे परेशानी हमारे सामने आ रही है? हम यहाँ इसलिए चूक रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून तो आ गया है लेकिन उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं साक्षात जी से जानना चाहूंगा कितना सहमत हैं सर इस बात से कि हम इम्प्लीमेंट करने में कहाँ अटक रहे हैं इस कानून को? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इसी के साथ साथ इसको लेते हुए ही जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी अप्रैल में एक और नोटिफिकेशन निकाली है, वो है इंटरमीडिएरीज के लिए, जहाँ पे सबसे मेजर मुद्दा यही है कि अगर कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो इंटरमीडिएरीज को करनी है, इंटरमीडिएरी कुछ कैटेगरीज है उसमें जो आती है, इंटरमीडिएरी, बॉडी कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेटा सेंटर्स। अगर आप इन 4 कैटेगरीज में से किसी के भी अंडर आते हैं और आपको कंप्लाइंस करनी है, अगर आपने कंप्लाइंसेस नहीं की तो सीधा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप सीधा जेल के अंदर जाएंगे। तो ये थोड़ा सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन जब भारत में थोड़ा वो कहते हैं ना डंडा मार अप्रोच चलती है कि जब तक डंडा नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगी। जैसे सर ने कहा ट्विटर वाले केस में भी, जब तक ट्विटर को पहले लगा कि मैं इंडिया में आऊँगा, मैं मार्केट कैप्चर भी करूँगा और मैं लॉ का पालन नहीं करूँगा, लेकिन हुआ क्या, भारत सरकार ने रूल्स ले आए और ट्विटर को टाइम दिया कि वो इन कंप्लायंसेस को पालन करे। ट्विटर ने वो नहीं किया और आज ट्विटर के ऊपर 4 एफआईआर ट्विटर लड़ रहा है भारत के अंदर। तो ये भारत सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से बहुत ही जैसे कहते हैं महत्वपूर्ण, हमारे जो धीरे धीरे भारत सरकार स्टेप्स ले रही है और मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर पूरी तरह इसको इन्फोर्स भी किया जाएगा। बहुत खूब, यानी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। जहां हम दूसरे मुल्कों के कानून की बात करते हैं उसके तहत हमें अपनी आबादी के हिसाब से अपने डेटा को सेव करने के लिए जो कुछ ज़रूरी बनता है वो हमें करना पड़ेगा। कितना अहम पॉइंट बन जाता है सर आज के दौर में जब हम डेटा की बात करते हैं और इतनी बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन है? आज के दौर में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हम आज का जो दौर है वो डेटा इकोनॉमी युग है। आज एकमात्र रॉ मटेरियल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका डेटा है। आने वाले समय में आपके पैसे की कीमत कम और आपके डेटा की कीमत ज़्यादा होने वाली है। तो लिहाजा भारतीय सरकार जाग चुकी है और जान चुकी है कि भारतवासी आज बहुत सारा डेटा एकत्रित करते जा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की, संरक्षित करने की जिम्मेवारी सरकार की भी है, हमारी है। तभी लिए सरकार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लेकर आई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट किया गया, उनके बहुत डिटेल्ड रिपोर्टिंग में कहा गया कि साहब इसको थोड़ा और डिटेल बनाइए। तो हाल ही में सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया, लेकिन आपको साथ साथ प्रॉमिस किया कि हम बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा विशाल कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें ना केवल आपका पर्सनल डेटा बल्कि नॉन पर्सनल डेटा का संरक्षण भी संपूर्ण रूप से हो सकता है। और उसी की तरफ सरकार जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है ताकि उस तमाम चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। जी हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी क्वेश्चन करें। सवाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले ही बात की, जो अवेयरनेस है ये पहला कदम है हमारा बदलाव की तरफ। और जैसे कि आपने पोर्टल के बारे में जानकारी दी, हेल्पलाइन नंबर की बात की, लेकिन विशेष रूप से जैसे सर ने कहा कि जो भी एनसीआरबी का डाटा हम देखेंगे, क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं और खासकर मैं बात करूंगा महिलाओं के जो अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है,
उनमें बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें साइबर स्टॉकिंग का ऑफेंस ले लें या और भी बड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें डिजिटल जो इकोसिस्टम की आपने बात की वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप वकील भी रहे हैं और आप एक राइटर हैं और आप लिखते हैं इसके बारे में, रिसर्चर हैं, महिलाओं के लिए क्या खास प्रावधान इस एक्ट के अंदर है, और जो नया बिल या नए एक्ट की हम बात करने वाले हैं या नए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की बात करने वाले हैं, क्या उसमें इस सेक्टर को या इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन हम कह सकते हैं जिसको, उनके लिए कोई विशेष जो ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है सर? धन्यवाद। महिलाओं के लिए हमारी आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं। भारतीय सरकार इस बात के लिए जागरूक है कि आज अगर भारत ने प्रगति करनी है तो महिलाएं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। तभी जब सरकार ने 2008 में इस कानून का संशोधन किया तो विशेष तौर पर वो कानूनी प्रावधान डाले, साइबर क्राइम्स डाले जो टारगेटेड अगेंस्ट वुमेन होते थे। बहुत बार हम देखते थे आपने महिला की आइडेंटिटी को चुरा लिया और फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये पर्सनल फोटोज जो थे उनको शेयर कर दिया जाता था, बिल्कुल शेयर कर दिया जाता था, अश्लील कंटेंट बनाया जाता था। तो सेक्शन 66C डाल दिया गया जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट का ऑफेंस बनाया गया। बहुत बार ऐसा होता था कि आप लड़की की या महिला की नग्न तस्वीरें सीक्रेटली कैप्चर किया करते थे, पब्लिश किया करते थे। अब वो स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया गया है धारा 66E भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। साथ ही साथ अश्लीलता के जो ऑफेंसेस हैं उनको और ज़्यादा इलैबोरेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 67B में अब कह दिया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और विमेन पोर्नोग्राफी स्पेसिफिकली नॉन वेरी सीरियस ऑफेंस बन जाएगा। 67A में बोला गया है कि अगर आप किसी महिला की ऐसी तस्वीर खींचते हैं जिसमें एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें 5 साल की सज़ा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। साथ ही साथ जब हमने देखा कि ये जैसे जैसे समय गुजरा और जैसे जैसे हम नई डेवलपमेंट्स अपनी सोसाइटी में देखते रहे, सरकार लगातार एडवाइजरीज देती रही। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो लगातार एडवाइजरीज देती रहती है कि साहब इस तरीके से महिलाओं को अपने आप को बचाना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात आप कर रहे थे, उसमें भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जो स्पष्ट तौर पर महिलाओं को टारगेट के संदर्भ में कहा जा सकता है। फिलहाल वो कानून वापस ले लिया गया है, बट नया जो कानून है मैं समझता हूँ कि महिलाओं का डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा और सरकार ठोस कारगर कदम उठाएगी। क्योंकि अगर हम महिलाओं को और उनके डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो उनको हम इक्वल भागीदार नहीं बना पाएंगे अपनी डिजिटल यात्रा में, और सरकार इसके लिए संपूर्ण तरीके से वचनबद्ध है, आगे बढ़ रही है। और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि मुल्क की पूरी आबादी के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इस कानून को इस तरह से बनाया जाए ताकि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई साइबर क्राइम ना हो। हमारी आज की इस पेशकश को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा। मैं अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही तमाम स्टूडेंट्स का भी। और आपने भी आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल पर भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करने के लिए इजाज़त। तू मेरी जान